हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स मीडिया। और आज का जो वीडियो बना है वो बेसिकली बना है एआईसीटी का जो अप्रूवल प्रोसेस 2022 और 23 स्टार्ट होने वाला है मार्च में कभी भी। तो उसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं या मैं लिंक में या आई बटन में उसको शो कर दूंगी। तो उसमें जो पहला प्रोसेस होता है वाइल अप्लाइंग फॉर अ न्यू इंस्टीट्यूशन, तो स्क्रूटनी कमेटी जो एक कंडक्ट कराती है एआईसीटी, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बनाई है और आप लोगों को उस लिस्ट से उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं दैट पर्टिकुलर उस एनेक्चर का फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी और आप अपनी ईमेल आईडी नीचे मेंशन कर सकते हैं, उसमें मैं आपको अटैच करके दे दूंगी। अभी ये है पार्ट ए और पार्ट बी होता है आपका ईवीसी, जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। और जैसे ही पार्ट ए एंड बी ईवीसी का मैं कंप्लीट कर दूंगी वीडियो, उसके बाद मैं क्या करूंगी, स्क्रूटनी कमेटी की जो शीट होती है और ईवीसी की जो शीट होती है, उन दोनों की एक कंबाइंड वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो शीट आपको मिलेगी थ्रू पोर्टल जो भी रहता है, और कैसे कैसे एआईसीटी उस पर काम करती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये वीडियो है स्क्रूटनी कमेटी डॉक्यूमेंट्स जब आप अपना न्यू इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, इसे बोला जाता है पार्ट ए। और पार्ट बी होता है आपका जब आप ईवीसी के लिए रिकमेंड हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रूटनी कमेटी रीजनल ऑफिस ऑफ एआईसीटी। तो अब जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें हम बताएंगे कि स्क्रूटनी कमेटी जो ये बेसिकली बनाया गया है, जो नया सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है एआईसीटी का 2022 और 23 में। तो सबसे पहले जैसे आप मेरी पहली वीडियोस देखेंगे, उसमें जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी से अपनी आईडी लेनी होती है। देन आईडी लेने के बाद आपको एआईसीटी एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। तो आज हम उसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं इसमें आपको बताती हूँ कि टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन से मैंडेटरी हैं और कौन से नहीं सबमिट करने हैं, वो मैं आज आपको बता देती हूँ। तो जैसे इसमें लिखा है स्क्रूटनी कमेटी रीजनल ऑफिस ऑफ एआईसीटीई। यस, स्क्रूटनी कमेटी जो होती है आपके रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस में होती है। इसके लिए आपको एआईसीटी के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर नहीं आना होता है। तो देखते हैं लॉगिन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर एप्लीकेशंस आती है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विथ फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर establishment of new technical institution, new integrated campus, new technical institution with foreign university। अगर आप नए सेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 फ्रेश और न्यू जो इंस्टीट्यूशन ओपन करना चाहते हैं या इंटीग्रेटेड कैंपस ओपन करना चाहते हैं या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके ओपन करना चाहते हैं, तो उनको न्यू एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की इसमें एप्लीकेशंस हो गई। वो अलग पार्ट होता है जिसमें आप न्यू कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, चेंज ऑफ साइट के लिए अप्लाई करते हो, कन्वर्जन के लिए अप्लाई करते हो। ये मैं एक बेसिक बता रही हूँ अगर कोई अपना फ्रेश इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा है। तो चलो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड एंड अपलोड विथ पार्ट ए ऑफ एप्लीकेशन। Original copies of these documents shall be presented to the scrutiny committee. The online application shall have inter alias following documents annexed in scanned form. दैट मीन्स जो स्क्रूटनी कमेटी की फाइल होती है, जो स्क्रूटनी कमेटी होती है, वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी न्यू इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इसीलिए उसको पार्ट ए में रखा गया है। और पार्ट बी जैसे मैंने बताया था ईवीसी होती है इसके बाद कंडक्ट। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि हाउ टू ओपन एआईसीटीई इंस्टीट्यूट। और वैसे मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए जानते हैं डॉक्यूमेंट्स।
तो पहला डॉक्यूमेंट है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR अटैच्ड एज PDF फाइल। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन सी होती है? जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, फॉर्म फिल करते हो, उसमें जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए होते हैं वो आपको इसमें उसको एक PDF अपने पास रेडी रखना है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन documents of the society or trust indicating members of society या trust and its objectives and memorandum of associations duly attested certified by the concerned authority। आपने क्या करना है, आपके इंस्टीट्यूट का एक सोसाइटी या ट्रस्ट भी होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है अपने पास। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जब भी आपकी सोसाइटी या ट्रस्ट जब भी वो रजिस्टर्ड हुई है तो उसका ओरिजिनल अपने पास रखिएगा और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको उसका स्कैन कॉपी अपने पास रखना है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट आ जाता है ये जिसमें बता रहे हैं कि थर्ड पॉइंट में रेजोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी और ट्रस्ट पर्टेनिंग टू starting the institution, integrated campus and allocation of land, building, funds to propose institution in the format 1 prescribed on the web portal। थर्ड में आपने क्या करना है, रेजोल्यूशन आपको अपना स्कैन कॉपी रखना है। जब आपने सोसाइटी रजिस्टर्ड की होगी उसी के साथ एक रेजोल्यूशन भी बनाया जाता है, वो उसका भी कॉपी आपको रखना है जिसमें ट्रस्ट या सोसाइटी मेंशन करेगा कि उन्होंने जो है इंस्टीट्यूशन को या इंटीग्रेटेड कैंपस को वो लैंड या बिल्डिंग फंड या जो भी है, और उसका जो फॉर्मेट ये इसमें F1 की बात कर रहे हैं। जिसको भी चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका एक फॉर्मेट ईमेल कर दूंगी। तो ये आपको एक रेजोल्यूशन का कॉपी भी अपने पास रेडी रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। तो इसमें क्या है, लैंड डॉक्यूमेंट्स showing ownership in the name of society trust in the form of registered sale deed, irrevocable gift deed, irrevocable government lease for a minimum period of 30 years by the concerned authority of government or any other documents issued by the concerned competent authority establishing the ownership and possession of the land in the name of applicant society or trust. In case the land documents are in vernacular language, notarized English translation of the document shall be produced। That means आप जहाँ पर भी अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं उसका लैंड डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है और उसमें स्पेसिफिकली लिखा हो सोसाइटी और ट्रस्ट का और उनकी सेल डीड के बारे में मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक जैसे लैंड की होती है वो आपको इसमें देनी है। और मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है लास्ट ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, in case the land documents are in a vernacular language, notarized English translation of the document shall be produced। इसका मतलब ये है कि अगर आपका लैंड डॉक्यूमेंट्स अगर किसी अपनी लैंग्वेज में है, नेटिव लैंग्वेज में है, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के लाएंगे। बेसिकली जैसे आप ले लीजिए साउथ में हो गया और महाराष्ट्र में हो गया या फिर जो भी आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखना है। इससे ये रहेगा कि जो जो चीज़ एज़ पर AICTE नॉर्म्स है उसमें मेंशन है या नहीं, बिकॉज जब स्क्रूटनी कमेटी होती है तो एक्सपर्ट हर एक चीज़ चेक करते हैं उसमें ओरिजिनल। तो अगर वो आपकी ही नेटिव लैंग्वेज में होगा तो वो एक्सपर्ट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज जो एक्सपर्ट टीम भेजी जाती है आपके रिस्पेक्टिव RO ऑफिस में उनको उसको रीड करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसी वजह से वो स्पेशली यहाँ पे मेंशन करते हैं कि आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लेके आएँ ताकि जो भी वहाँ पर एक्सपर्ट और जो चेयरमैन होंगे उस कमेटी के, स्क्रूटनी कमेटी के, तो वो उसको इजीली गो थ्रू कर सकें।
तो ये 4 चीज़ें जो मैंने अभी बताई, इसका स्पेशली ध्यान रखना है। पहला है DPR, जो भी आप फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो सोसाइटी या ट्रस्ट है कब रजिस्टर्ड हुआ। थर्ड, उसका रेजोल्यूशन। एंड फोर्थ, आपका लैंड डॉक्यूमेंट्स विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लेके आते हैं तब तक वो आपको अप्रूवल नहीं देंगे, वो होल्ड पे डाल देंगे उसको। तो बेटर है उसको पहले ही ट्रांसलेट कराकर आप उसका स्कैन कॉपी रख लें। तो ये 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5th पॉइंट। तो 5th पॉइंट है लैंड यूज सर्टिफिकेट परमिटिंग द लैंड टू बी यूज फॉर एजुकेशनल पर्पस from the competent authority along with topo sketch or village map indicating land survey number and copy of road map showing location of the proposed site of the institution। आपको लैंड यूज सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें आपकी उस लैंड यूज सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, एक तो आपका लैंड सर्वे नंबर उसमें होना चाहिए और आपके पास कॉपी ऑफ रोड मैप होना चाहिए। हमें एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें, जो 5th पॉइंट में लैंड है, लैंड की वजह से ही कितने ही सारे इंस्टीट्यूट फर्स्ट पार्ट में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब आप लैंड यूज सर्टिफिकेट बना रहे हैं या जो भी आपके पास है उसमें ये चीज़ें मेंशन हो, सर्वे नंबर और रोड, उसका कॉपी हो रोड मैप का शोइंग द प्रपोज साइट ऑफ इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद अलोंग विद द टोपो स्केच और विलेज मैप आपके पास उसका होना चाहिए, वो भी स्टैम्प्ड, और जो भी उसको फाइनल करते हैं अथॉरिटी, उसका सिग्नेचर विद स्टैम्प होना चाहिए। तो लैंड में तो कभी भी कोई भी चीज़ छोड़ ही मत देना, अदरवाइज वो रिजेक्ट ही कर देंगे। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 6th पॉइंट, लैंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट परमिटिंग द लैंड टू बी यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस टू एस्टैब्लिश अ कॉलेज from the competent authority along with the topo sketch, village map indicating and survey number, copy of road map showing proposed site of the institution। जैसे 5th पॉइंट में था लैंड यूज सर्टिफिकेट, फिर आता है आपका लैंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट, कि जैसे वो रूरल है, अर्बन है, उसका कन्वर्जन का सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं तो उसमें भी सेम आपका सर्वे नंबर और रोड मैप वगैरह जैसे 5th पॉइंट में था वो आपका उसमें मेंशन होना चाहिए। तो जब भी फर्स्ट पार्ट के लिए जो फ्रेश इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं वो लैंड का स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि हर एक छोटी चीज़ उसमें हो, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है इन्हीं बेसिस पे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो लैंड के सर्टिफिकेट में आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 7th पॉइंट, खसरा प्लान टू शो दैट द लैंड इज कॉन्टिजियस। ठीक है, खसरा प्लान आपका रेडी रहना चाहिए। 8th पॉइंट है 8th पॉइंट है साइट प्लान, building plan of proposed institution prepared by an architecture registered with Council of Architecture and duly approved by the competent plan sanctioning authority of the concerned state/UT administration। 8 पॉइंट जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप उसमें बिल्डिंग प्लान दे रहे हैं AICT को, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो साइट प्लान है और जो बिल्डिंग प्लान है वो किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्चर से ही होना चाहिए, जो कि काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर से हो और ड्यूली अप्रूव्ड होना चाहिए कॉम्पिटेंट प्लान सैंक्शनिंग अथॉरिटी से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं 5th पॉइंट टू 8th पॉइंट आपका लैंड ही रिलेटेड है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि जब आप ये साइट प्लान और बिल्डिंग प्लान बना रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट। 9th पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, मेंशन किया है कि आपको और क्या अटैच करना है, प्रूफ ऑफ वर्किंग कैपिटल एज स्टेटेड इन 6 और 4.2 in the form of either fixed deposit in the bank of latest bank statement of account maintained by the society, trust, applicant in nationalized bank or scheduled commercial bank recognized by RBI along with certificate issued by the branch manager of the bank।
यानी कि आपको अपने पास एक जिसे एफडीआर कहते हैं, आपका जब आपको ये वैसे एंड का काम होता है, इसकी अभी स्टार्टिंग में तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप नया इंस्टीट्यूट खोल देंगे और आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपको एलओए मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको देना होता है एफडीआर। आपके एज पर जो भी आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो भी अमाउंट एफडीआर का बनता है वो आपको देना होता है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो आपको मिल जाता है वापस, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन ही। तो ये आपको अपने पास रेडी रखना है अवेलेबल। जब स्क्रूटनी कमेटी के टाइम पे शो तो करना ही पड़ेगा कि इतना कैपिटल आपके पास है, और वो भी ट्रस्ट और सोसाइटी का है, ये भी चेक कर लेना। 10th पॉइंट है ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट फॉर द लास्ट 3 years एज मे बी एप्लीकेबल। ये पॉइंट जो होगा फ्रेश वालों के लिए नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर से मतलब जब उनको थोड़ा टाइम हो जाएगा, एक बैच निकल जाएगा, उसके बाद होता है, बिकॉज फ्रेश में तो ऐसा सच कुछ होगा ही नहीं ना, तो इसलिए 10th पॉइंट का इतना ज़रूरी नहीं है ऑडिट वगैरह का। हाँ, लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इन चीज़ों का आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। 11th पॉइंट है details of built-up structure available exclusively for the proposed institution at the permanent site, with the table clearly mentioning all rooms with carpet area of each in square meter as specified in instructional, administrative and amenities requirements, certified by the architecture, registered with the Council of Architecture. Safety and hygiene precautions ensured during partial occupation, if any, certified by the architect, registered with the Council of Architecture. दैट मीन्स आपका जो बिल्टअप स्ट्रक्चर होगा वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, किससे? आर्किटेक्ट जो रजिस्टर्ड होगा विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इस चीज़ के लिए मैं एक बोलूँगी कि एंड में जब आपके 20 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, अभी हम 11 में है, 9 रहते हैं, जब वो 20 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी जो नेक्स्ट मैं पार्ट 2 या इसके बाद जो मैं एक वीडियो डाल दूँगी, उसमें मैं आपको प्रॉपर स्क्रूटनी शीट आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से वो फिल होती है, और स्क्रूटनी शीट होती कैसी है एआईसीटी की, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, और आप देख लेना उसमें स्टेप बाय स्टेप कि कितना एरिया चाहिए होता है, कितना रिक्वायर्ड है होता है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। इसके बाद वो मैं वीडियो बना दूंगी पर्टिकुलर, अभी पार्ट ए का, देन ऐसे ही पार्ट बी का बना के ईवीसी की शीट आपको दिखाऊंगी कि कैसे होती है। किसी इंस्टीट्यूट का फील्ड है मेरे पास, तो उनका मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे स्क्रूटनी शीट होती है। 12th पॉइंट है फ्लोर प्लान्स, sections and elevations of the existing academic buildings, including area detail, certified by the architect, registered with the Council of Architecture. सेम जैसे 11 में था, फ्लोर प्लान्स और जो सैंक्शन एलिवेशंस हैं वो आपके किससे रजिस्टर्ड होने चाहिए? आर्किटेक्ट से, जो कि खुद भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड हो। तो ये है आपका 12 पॉइंट। 13 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ फेज वाइज प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन, सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। आपका जो फेज वाइज प्लान होगा ना, वो भी जो है आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 14 पॉइंट। 14 पॉइंट में क्या है? सिलेबस कॉपी सर्टिफाइड बाय रजिस्ट्रार ऑफ एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू द कोर्स अप्लाइड फॉर। जो भी कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं एआईसीटी में, उसमें जो आपका सिलेबस होगा वो सर्टिफाइड होना चाहिए बाय रजिस्ट्रार एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी। जो भी आपके स्टेट की कंसर्न यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड होना चाहिए, वो पहले से ही आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, HMCT, MBA, MCA, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं टेक्निकल कोर्स, उसके लिए आपको आपका जो सिलेबस है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। अब आता है 15th पॉइंट। 15th पॉइंट भी आपके लिए नहीं है, वो तब होगा जब आपको कॉलेज में अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद का है, तो देख लेते हैं इसे भी। इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन बाय एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन फॉर कन्वर्जन
to integrated campus. Following details shall be produced by filling data in college portal on AICT web portal with respect to each existing program. Details regarding existing teaching faculty with their qualifications, salary details, PF and TDS details. Certificates of UG, PG and PhD of all teaching faculty including principal, director, biometric right left thumb image from a biometric machine of all faculty and director principal photograph of principal, director and all of faculties, details of administrative, technical and support staff appointed with biometric and photographs as done by teaching faculty. Faculty student ratio, that means ये जो 15 पॉइंट है ये उनके लिए है जितने भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है और वो कन्वर्जन कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कैंपस में, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना और ये चीज़ें उनको रेडी करके रखनी पड़ेगी बिकॉज वो एग्जिस्टिंग है और उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए बाय द एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप स्क्रूटनी के लिए भरते हैं तो आप जितने भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है वो इन चीज़ों को रेडी रखें। 16 पॉइंट है an affidavit 1 in a format as prescribed on the web portal on a non-judicial stamp paper of rupees 100 duly sworn before a first class magistrate stating that the information given in the application is true and that if it fails to disclose all the information or suppresses and or misrepresents the information and if it is found that the information given in the application is false, the council will be free to take action including withdrawal of approval or any other action as deemed necessary। अगर एफिडेविट 1 का फॉर्मेट चाहिए तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं उसमें आपको मेल कर दूंगी। और ये आपको एक फॉर्मेट अपने जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है 100 रुपीज़ का, उसमें ये आपने मेंशन करके भी अटैच करना है और ये कंपलसरी है। इसको ऐसा नहीं कि आप अटैच ही ना करें, तो इसको रेडी रखना है। An affidavit about land documents in the prescribed format 2 mentioning that the land as required for the setting up of new technical institute has a clear title at the time of making an application on a non-judicial stamp paper of rupees 100 and a certificate of verification from High Court Advocate in the prescribed format। अगर 17 का आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसमें आप मुझे अपनी ईमेल आईडी देंगे तो मैं उसमें आपको मेल कर दूंगी। और ये भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है 16 एंड 17 स्पेशली है, आपको एफिडेविट अटैच करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी, फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे स्क्रूटनी लेवल पे ही। 18th पॉइंट भी एफिडेविट है। एन एफिडेविट अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, कारपेट एंड बिल्ट अप एरिया and number of rooms with respect to AICT norms in a format 3 as prescribed on non-judicial stamp paper of rupees 100 and certificate of verification from an architect registered with Council of Architecture। तो आपने एफिडेविट रेडी रखना है 16, 17, 18 के लिए, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है 18th आपका। 19th पॉइंट है एन एफिडेविट अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल एज स्टेटेड इन 6 of 4.2 in the form of FDRs, actual balance in current saving accounts in a format of 4 as prescribed on non-judicial stamp paper of rupees 100 and certified by the bank branch manager। पॉइंट नंबर 16 to 19 ये आपको एफिडेविट रेडी रखने हैं और ये कंपलसरी है, मैंडेटरी हैं, आपको इसको अटैच करना भी पड़ेगा। और जब स्क्रूटनी में आप कमेटी होएगी तो आपको ओरिजिनल अपने साथ कैरी भी करना रहेगा। Last and most important, a walkthrough video with date and time of shooting of all the facilities created for new institutions।
दैट मीन्स आपको एक वीडियो भी साथ में बनानी है और उसका सीडी अपने पास रखना है, और वो आपको सबमिट भी करना होता है स्क्रूटनी कमेटी के टाइम जब कॉलेजेस को बुलाया जाता है। तो मेक श्योर वो वीडियो और सीडी आपके पास अवेलेबल हो, अदरवाइज एक्सपर्ट रिजेक्ट कर देते हैं, वो होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो विजिट उसमें रेकमेंड कर देते हैं। तो मेक श्योर 20th पॉइंट के लिए और उस वीडियो में डेट एंड टाइम भी मेंशन होना चाहिए कि वो कब बनी है और टाइम क्या था। तो एक प्रॉपर आपको वीडियो भी बनाकर रेडी रखनी है। तो ये थे पॉइंट 1 to 20 जो स्क्रूटनी लेवल पार्ट ए में AICTE में जब न्यू पोर्टल अभी ओपन होगा 22-23 के लिए एकेडमिक ईयर के लिए, या सो ऑन आगे जितने भी आते हैं। तो ये 20 जो डॉक्यूमेंट्स है ये तो हैं ही जो आपको रेडी रखने हैं। तो आप इसके बेसिस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख सकते हैं। और इन 1 to 20 पॉइंट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई भी फॉर्मेट आपको चाहिए आप अपनी ईमेल आईडी भेजिए और मैं उसमें आपको वो पर्टिकुलर फॉर्मेट दे दूँगी। तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये जो अभी हमने ऊपर 1 to 20 डॉक्यूमेंट्स देखे, ये आपको रेडी रखने हैं जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे स्क्रूटनी अपना डिटेल उसमें फिल करेंगे। और जब आपकी स्क्रूटनी कमेटी होगी, जब आपको सभी कॉलेजेस को बुलाया जाता है, जब आप अपना ऑनलाइन सारा एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं और जो भी फिल करते हैं उसका ओरिजिनल आपको स्क्रूटनी कमेटी में प्रेजेंट करना होता है। और उस टाइम पे आपको सभी ओरिजिनल लेके जाने होते हैं जो भी आपने ऑनलाइन पोर्टल पे भरे हैं, फिल किया होता है एप्लीकेशन बेसिकली। तो डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड टू द स्क्रूटनी कमेटी, जब भी आपका एज पर डेट जो भी आपकी कॉल लेटर आपको आता है कि आपको प्रेजेंट होना है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना है रेडी। First, a print of the complete application and enclosure as uploaded to the AICTE web portal and printed thereon. आपको जितने भी आपने जितना भी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के टाइम एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल फिल करते वक्त फिल किया है विद एनक्लोजर्स रेडी रखने हैं, और एक प्रिंट का सेट भी रखना है। और हाँ, इसका 2 सेट रखिएगा, एक सेट आपका स्क्रूटनी कमेटी में सबमिट हो जाएगा, दूसरा आप अपने पास रखना कि आपने वहाँ पर क्या क्या सबमिट किया। तो एक कॉपी आपके पास रहना चाहिए अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपी ऑफ ई रिसीट्स एज अ प्रूफ ऑफ हैविंग रेमिटेड प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेसिंग फ़ी। जब आप लॉगिन करते हैं आपको एक प्रोसेसिंग अमाउंट देना होता है AICTE को, उसका ओरिजिनल भी आप अपने पास रखिएगा। वो चेक करेंगे कि आप लोगों ने पे किया है क्या है, जो भी है एक कंप्लीट फाइल होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम या जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आप जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, ओरिजिनल्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स अटैच विद पार्ट ए ऑफ एप्लीकेशंस। जैसे ऊपर मैंने कहा 1 to 20 के सारे ओरिजिनल्स आपको अपने पास रखने हैं रेडी, सो दैट जब कमेटी स्क्रूटनी कमेटी होती है तो आपको वहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा, और इसी क्रोनोलॉजी में होता है तो आप इस क्रोनोलॉजी में भी रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू कंसर्न्ड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। जब आप सिलेबस के लिए अप्लाई करते हैं जो रजिस्टर्ड होता है उसका आपको सबमिशन का एक कॉपी भी रखना है। अगर आपको अप्रूवल, जैसे मान लो कोई भी चीज़ का चाहे वो एफिडेविट है या कोई भी चीज़ आपको अथॉरिटी से नहीं मिली है लेकिन आप अप्लाई कर चुके हैं, जैसे मान लो लैंड यूज सर्टिफिकेट है या लैंड कन्वर्जन है, आपने अप्लाई कर दिया लेकिन सर्टिफिकेट आपको अभी तक नहीं मिला, तो उसके लिए आपने जो अप्लाई किया है उसका प्रूफ आपके पास होगा, वो दे सकते हैं, वो भी वैलिड माना जाएगा। तो उसको जिनके पास लैंड यूज सर्टिफिकेट या लैंड से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है वो इस तरीके से अपने पास प्रूफ रख सकता है, सो दैट जब आपको स्क्रूटनी कमेटी में बुलाएं तो वो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। फिर है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट या यूटी। वही फोर्थ पॉइंट हो गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको कंसर्न्ड आपके स्टेट गवर्नमेंट से मिलना है और वो डिले कर रहे हैं देने में या किसी भी रीज़न से आपको नहीं मिला है लेकिन आपके पास प्रूफ है कि आपने वो अप्लाई कर दिया है, वो कॉपी आप अपने पास रेडी रख सकते हैं।
लास्ट 6th पॉइंट, जैसे ऊपर 20th पॉइंट था, मैंने कहा कि अ वीडियो सीडी ऑफ ऑल फैसिलिटीज क्रिएटेड फॉर न्यू इंस्टीट्यूशन। आपको एक वीडियो क्रिएट करनी है जिसमें डेट एंड टाइम मेंशन हो, और वो भी स्क्रूटनी कमेटी में कंपलसरी है सबमिट करना। अदरवाइज उसमें एक्सपर्ट कमेटी टीम क्या करती है, वो एक नोट डाल के लिख देती है कि इन्होंने सीडी सबमिट नहीं किया है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। और अगर आपने अप्लाई किया है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लैंड यूज़ हो गया या लैंड रिलेटेड हो गया या आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो गया, लेकिन आपने वो अप्लाई किया है, उसका प्रूफ आपके पास है, तो वो भी वैलिड होगा। फिर वो जब भी आपको मिलता है तो आपको उसको सबमिट करना रहेगा अपने आरओ ऑफिस में। तो ये थे सारे पॉइंट्स स्क्रूटनी कमेटी के, जो कि 1 to 20 हैं। और जब आप स्क्रूटनी कमेटी होती है तो उसमें आपको क्या क्या प्रेजेंट करना है।